हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग के डिमांड पे यानी कमेंट सभी लोगों का आ रहा था कि सर बीपीएससी सीडीपीओ का सेट शुरू कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गया है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए 31 अक्टूबर को आपको यहाँ पे एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो अब आप सभी लोग को करना क्या है, रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। 2 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, पहला सेट और दूसरा सेट। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरा बीपीएससी सीडीपीओ का 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे पूरा डिटेल के साथ है, जो कि मैं आपको पूरा डिटेल कराऊंगा, एक एक चीज़ को कवर करते चलूँगा। और दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि मैं डेली आपको सिर्फ देखा जाए तो 75 क्वेश्चन ही कराऊंगा, यानी देखा जाए तो एक सेट को 2 दिन में ख़त्म करूंगा। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा और कम समय में होगा। क्या होगा कि मैं 150 क्वेश्चन तो कराने को करा दूंगा, लेकिन बहुत ही लंबा खासा यानी अच्छा खासा लंबा वीडियो बन जाएगा। यानी देखा जाए तो 1 से लेकर के 1.5 घंटा वीडियो बन जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है। आप रिविजन अपने आप से करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बस यहाँ से सेट लगा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा डिटेल के साथ, तो पूरा बुक का PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पूरा बुक को ही डाउनलोड कर लीजिए। जितना चाहे आप उतना घर पे रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है। तो देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का है। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे हम। अयोध्या अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और 36 वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया था। दूसरा पॉइंट यह है कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का यानी पुनरुत्थान किया और ब्राह्मण साहित्यों के विकास में मदद किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक भी थे। तो आप सभी लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था। सुशर्मा, तो आप सब लोग याद रखिएगा, डी हो जाएगा कर्ण वंश। क्या हो जाएगा, कर्ण वंश हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सुशर्मा की जो हत्या हुआ था ये 28 BC में सिमुक ने कर दिया था। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे, आप सभी को पता ही होगा। और बात करेंगे कि मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग एवं कण्य वंश हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार में पहली बार तुर्क शासक, याद रखिएगा, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक का सहायक था। ठीक है, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय बंगाल बिहार क्षेत्र यानी सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था। बहावी, तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, शाह वली उल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। देखिए, 18वीं सदी में शाह वली उल्लाह ने वहावी आंदोलन आरंभ किया था। कौन से सदी में, तो 18वीं सदी में। आप सब लोग याद रखिएगा, यह आंदोलन भारतीय मुस्लिम समुदाय में प्रवेश कर रहे बाहरी तत्वों को रोकने का आंदोलन था। ठीक है, बहावी आंदोलन इस्लाम के नियमों, मान्यताओं और यानी रिवाजों को बाहरी प्रभाव विशेषकर पश्चात प्रभाव से बचाने का वाला ये भी आंदोलन था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो ये देखा जाए तो 1913 से 14 के बीच में किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि इस आंदोलन का प्रभाव जो था ये उराव, मुंडा तथा संथाल जनजातियों पर व्यापक रूप में पड़ा था। तान भगत आंदोलन का स्वरूप इसके पूर्व हुए जनजातीय आंदोलन के स्वरूप से भिन्न था। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका भोजपुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 ईस्वी को आरा शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आरा शहर वर्तमान भोजपुर जिला का मुख्यालय शहर है, जबकि पहले यह शाहाबाद जिला का मुख्यालय शहर था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी
साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया है? तो आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। ऑप्शन आपका 7 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। देखिए सितंबर 2021 ईस्वी में मौलाना मजहरुल हक ने पटना से एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन किया था। याद रखिएगा इस पत्र में यानी इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कौमी एकता और भाईचारे के महत्व को उजागर किया था। याद रखिएगा मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है कि प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस से संबंधित सही तथ्य या फिर तथ्यों को दर्शाने वाले विकल्प की पहचान करके बताइए? तो इसका आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, यानी देखा जाए तो यह गुप्तकालीन रचना है। तीसरा है कि यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है। चौथा आपका है कि यह गुप्त इतिहास जानने का एक स्रोत है। तो इस प्रकार से आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का देखा जाए तो आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना किया गया था? तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 1770 ईस्वी में। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा। देखिए 1770 ईस्वी में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ था, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाती थी। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला से किया था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, 1919 ईस्वी मधुबनी जिला से हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। यह आंदोलन लगान वसूली के क्रम में यानी गुमास्तों, याद रखिएगा गुमास्तों के अत्याचार और जंगल से फल तथा लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार को लेकर प्रारंभ हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था? तो आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, कोलबर्ट। क्या हो जाएगा? कोलबर्ट सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोलबर्ट जो था ये फ्रांस के वित्त मंत्री थे, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक लुई 14वां था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 15 छात्र कॉलेज त्याग कर उचित मार्गदर्शन के लिए मजहरुल हक के पास आए हुए थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट यानी फुलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था या फिर किया गया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो मौलाना सज्जाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखिए कहता है कि 16 फरवरी 1919 को यानी मजहरुल हक के सक्रिय सहयोग से पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा यानी आयोजित किया गया था, जिसमें खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? आप सभी लोग माफ़ कीजिएगा कि थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी को पता ही होना चाहिए कि किसको कितना मना किया जा सकता है। बहुत लोग मानते नहीं हैं, लेकिन आप लोग को वीडियो भी देना है तो थोड़ा सा इसमें कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, सी हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझिएगा कि रुद्रदामन वैदिक धर्म का अनुयायी तथा सांस्कृतिक भाषा एवं साहित्य का आश्रयदाता था। रुद्रदामन एक कुशल प्रजापालक तर्कशास्त्र का विद्वान तथा संगीत का प्रेमी भी था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। समझिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क पाश्चात्य के प्रेरणा से आयोजित किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। तो आप सभी लोग इसके लिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था?
तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, किसानों के लिए संघर्ष किया गया था, आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए 1867 में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे 3 कठिया प्रति करते थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि 1917 ईस्वी में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण गए और बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह के द्वारा ये किया गया था, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। मोहम्मद शाह का मूल नाम याद रखिएगा रोशन अख्तर था। क्या हो जाएगा? रोशन अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रवंश सेन प्रथम हो जाएगा। आंसर आपका 18 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों की उद्घोषणा हेतु एक अश्वमेध यज्ञ भी कराया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, एलोरा। क्या हो जाएगा? एलोरा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो सभी लोग याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या वर्ष 1872 में भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान शेर अली के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, इब्राहिम लोदी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बाबर ने यानी बाबर के पानीपत युद्ध विजय का मुख्य कारण था तुगलक यानी तुगलामा पद्धति से युद्ध करना। बाबर ने इस युद्ध में विजय का मुख्य श्रेय देखा जाए तो तीरंदाजों यानी तीर चलाने वाले को दिया गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो एकमात्र हिंदू राजा पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हेमू। क्या हो जाएगा? हेमू सही आंसर हो जाएगा। देखिए हेमू रेवाड़ी के रहने वाला बनिया जाति का था। हेमू इस्लाम शाह के सेना में भर्ती हुआ था। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकों के यानी तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मनुची। क्या हो जाएगा? मनुची सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम पूछा गया है तो आनंद मठ से लिया गया है, आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए आनंद मठ की रचना देखा जाए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में किया गया था। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। यह आपका ऑप्शन जो है गलत है। देखिए शिवाजी भू राजस्व 2/5 भाग लेता था। शिवाजी के भू राजस्व प्रणाली मलिक अंबर के भू राजस्व नीति से प्रभावित हुआ था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहाँ पर थी? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने राजधानी कलकत्ता को बनाया था। मुर्शिद कुली खां जो औरंगजेब के द्वारा 1700 ईस्वी से पहले बंगाल का दीवान और मुर्शिदाबाद का फौजदार नियुक्त किया गया था। बात करेंगे 1713 ईस्वी में बंगाल का स्थायी उपशासक तथा 1717 ईस्वी में पूर्ण शासक बन गया था। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मैडम ब्लावत्स्की हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी देखा जाए तो गिरिब्रज यानी राजगिरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका 28 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। बिंबिसार ने मगध में लगभग 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना किया एवं गिरिब्रज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। मगध की राजधानी उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया था। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है कहाँ से? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुहरों से। कहाँ से?
गुप्त मुहरों से। देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, वह लिपि बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक, तो ये आपका देखा जाए तो तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे सितंबर 1320 में, याद रखिएगा 1320 में वह क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि खुसरो शाह को परास्त कर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? सभी को पता होगा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश का स्थापना भी किया गया था और वो प्रथम शासक भी था। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। भारत के लिए यानी डोमिनियन स्टेट की मांग कब किया गया था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, एक सेकंड, डी हो जाएगा, लखनऊ पैक्ट 1916 हो जाएगा। याद रखेंगे कि लखनऊ पैक्ट 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था। 1916 के दौरान कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? चलिए बताइए। भारत का अंतिम वायसराय पूछा गया है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1947 में माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत के वायसराय पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल भी दिया गया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए बताइए। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए भारत सेवक समाज का उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना समाज में उत्पन्न करना था। यानी बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना भी किया था? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। क्या हो जाएगा? कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा, इसको आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। देखिए 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूटने का प्रयास किया गया था और इसे हिम काकोरी कांड भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने असाधारण प्रतिमा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू किया है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। इस गोल्डन कार्ड की अवधि देखा जाए तो 10 साल की थी। कितने साल की? 10 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, लुधियाना। क्या हो जाएगा? लुधियाना। इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय है किसका? तो आर्थिक नियोजन देखा जाए तो समवर्ती सूची का एक विषय है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची 28 विषय है, राज्य सूची 59 विषय है एवं समवर्ती सूची देखा जाए तो 52 विषय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, घट रहा है। ऑप्शन आपका 40 का सी उत्तर हो जाएगा। देखिए हरित क्रांति से पहले 1964 से 65 ईस्वी के अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 2.7% की वार्षिक औसत की दर से वृद्धि हुई है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, गेंदा का फूल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सही आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या देखा जाए तो आपका 43 है ना, तो बी हो जाएगा 40। देखिए बिहार राज्य के कुल लोकसभा सीटों के देखा जाए तो 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रगतिशील कर। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कर। भारत में आयकर प्रगतिशील कर है। स्वरूप के आधार पर करों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक आपका प्रत्यक्ष कर और दूसरा आपका परोक्ष कर, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारत की राजधानी देखा जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1991 द्वारा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना है और जिसमें विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल का गिरफ्तार किए गए हैं। कहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं? तो आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, श्री योगेंद्र शुक्ल पर ब्रिटिश सरकार ने 5000 का इनाम घोषित किया था। इसे बक्सर जेल में रखा गया था, जहां मार्च 1944 ईस्वी में इन्हें भूख हड़ताल शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? सभी को पता ही होगा, यह आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, कोणार्क में स्थित है। डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा यानी ब्लैक पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस देश में स्थित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पे? फिलीपींस में। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। इस संस्थान की स्थापना देखा जाए तो 1960 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1960 में। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, झांसी की रानी। क्या हो जाएगा? झांसी की रानी। यह 1953 की हिंदी ऐतिहासिक फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक देखा जाए तो सोहराब मोदी थे। याद रखिएगा, सोहराब मोदी। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सभी को पता होगा, भारत रत्न आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? तो ये आपका याद रखिएगा, 1954 से ये दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के लिए किसी एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका भारत रत्न हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 1930 में किया गया था। कब? 1930 में। राष्ट्रमंडल खेलों का व्यवस्थित और आधिकारिक प्रारंभ 1930 में सर्वप्रथम कनाडा के हैमिल्टन नामक नगर में हुआ था। तो आप सब लोग याद रखिएगा। बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1936 हो जाएगा। देखिए, 1912 में बिहार यानी उड़ीसा सहित को बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत का गठन किया गया था। तो 1912 में। आप सभी लोग याद रखिएगा। निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में स्थित है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, पटना में। कहाँ पे? पटना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार एकमात्र उत्पादक है किसका? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पायराइट का आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, बिहार को यानी बिहार के रोहतास जिले के आमझौर में पायराइट का सर्वाधिक निक्षेपण है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव पूंजी पूछा गया है तो विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। ऑप्शन आपका 56 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। देखिए, विश्व बैंक के द्वारा निम्न रिपोर्ट जारी किया जाता है। जैसा आपको देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमिक यानी प्रोस्पेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। तो 3 प्रकार का यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया जाता है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत कितना है? तो आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। देखिए, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश का है 10%। कितना है? 10%। भारत सबसे अधिक सो देखा जाए तो राज्य जो नगरीकृत राज्य है वो आपका गोवा है, 62.17% हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कहाँ से? तो देखा जाए कौन सी मिट्टी से? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कछारी मिट्टी से। कहाँ पे? कछारी मिट्टी से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। देखिए, नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड का पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसे भारतीय मुद्रा रुपए के विनिमय दर को स्थिरीकृत रखने का भी कार्य सौंपा गया है। ठीक है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा उत्तराखंड। किससे? उत्तराखंड से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट पूछा गया है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा चिनाब नदी से। देखिए, इस परियोजना की परिकल्पना देखा जाए तो 1920 में किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1970 से प्रारंभ हुआ है। चिनाब नदी का दूसरा नाम याद रखिएगा चंद्रप्रभा नदी भी है, तो आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है? तो आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा एक ठंडी जलधारा है। बात करेंगे लेब्राडोर धारा, अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी महासागरीय धारा है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 दिल्ली से कन्याकुमारी। आप सब लोग याद रखिएगा NH44 भारत में सबसे लंबी है, और ये देखा जाए तो 44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, ना कि दिल्ली से कन्याकुमारी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 65 का आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। चावल की कृषि के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री से अधिक की आवश्यकता होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र जो है कौन सा है? तो आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा अटलांटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अटलांटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बन जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1960 के सिंधु जल बंटवारे के तहत भारत निम्न में से किस नदी का जल उपयोग नहीं करता है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा चिनाब नदी। देखिए, संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों अर्थात रावी, व्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को प्रदान किया गया है। पश्चिमी 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान के अधीन है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दुक्कम पत्तन किस महासागर या फिर सागर में स्थित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। पंजाब में बड़ी संख्या में यानी अपलावन नहर है, इनमें से जल कहाँ से आता है? तो इनमें से जल देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज नदी से यह जल आता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कहता है कि नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो आंसर आपका ए हो जाएगा मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, मैक्स वेबर जर्मनी के महान चिंतक थे। ठीक है, इन्होंने नौकरशाही प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, कहता है गोथ डी बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ में? तो ये आपका स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ऑप्शन आपका 72 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। यह ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्ष 2027। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे बड़ा हिमनद पूछा गया है तो गंगोत्री हो जाएगा, ऑप्शन आपका 74 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें गंगोत्री 25 किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो, और कंचनजंगा 16 और केदारनाथ देखा जाए तो 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75, कहता है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है नागपुर में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 75 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने के लिए आसानी हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।